ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। निर्देश कक्षा के बाहर समाप्त हो जाते हैं, लेकिन शिक्षा जीवन के साथ समाप्त होती है। ये किसने कहा है? फ्रेडरिक्स ने कहा है। बढ़ती अनिद्रा से उभरती जटिलताएं। किसी समाज की सबसे गहरी सच्चाई उसकी जागती हुई आंखों में नहीं, उसकी नींद में दिखाई देती है। जब विश्राम की रातें छोटी होने लगती हैं, तो समझ लेना चाहिए कि बेचैनी केवल व्यक्ति के भीतर नहीं, व्यवस्था के भीतर भी घर कर चुकी है। भारत आज कुछ ऐसी ही सामूहिक अनिद्रा के दौर से गुजर रहा है। एक और देश $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने और वैश्विक नेतृत्व के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की चर्चा कर रहा है, वहीं करोड़ों लोगों की रातें सिकुड़ती जा रही हैं। यह हमारी शहरी संरचना, रोजगार की प्रकृति और पारिवारिक बंधनों और सामूहिक भविष्य के भरोसे की कसौटी है। नींद छिनने से केवल चैन नहीं जाता, धीरे धीरे सपने देखने, उन्हें साकार करने की क्षमता भी कमजोर पड़ने लगती है। मेहनत का समाज में गहरी नींद को सबसे बड़ी पूंजी माना जाता था। दिन भर की मशक्कत के बाद थकान स्वाभाविक नींद लाती थी, जो अगले दिन नई ऊर्जा प्रदान करती थी। आज यह सच्चाई तेजी से बदल रही है। अब नींद भी बराबर नसीब नहीं होती। कुछ के पास आरामदायक बिस्तर है, लेकिन नींद नहीं है। कुछ के पास समय नहीं है। कोई भविष्य की चिंता में जागता है, तो कोई मोबाइल की स्क्रीन की नीली रोशनी में अपनी थकान को बढ़ाता रहता है। यह बदलाव व्यक्तिगत जीवन शैली का नहीं, बल्कि पूरी सामाजिक आर्थिक संरचना में परिवर्तन का संकेत है। हाल के अध्ययनों ने इस संकट की गंभीरता को उजागर किया है। एक पत्रिका में प्रकाशित 2025 की एक समीक्षा के अनुसार भारत में लगभग हर 4 में से एक वयस्क किसी न किसी प्रकार की अनिद्रा से प्रभावित है। विभिन्न राष्ट्रीय सर्वेक्षण यह भी बताते हैं कि लगभग 60% भारतीय वयस्क प्रतिदिन 6 घंटे से कम नींद ले पा रहे हैं। नींद का संकट अकेले पैदा नहीं होता, यह एक बेचैन समाज का परिणाम है। जब व्यक्ति को नौकरी की सुरक्षा, स्थिर आय, रहने योग्य शहर और पारिवारिक सहारे का भरोसा होता है, तब सोना अपेक्षाकृत आसान होता है। मगर आज अस्थायी रोजगार, लगातार बढ़ती महंगाई, बैंक ऋण की मासिक किस्तें, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या तथा धुंधला भविष्य रातों में आशंकाओं का सबसे लंबा दौर बना देते हैं। पहले लोग थकान से सोते थे, अब चिंताओं से जागते हैं। ये आप देखिए, पहले मशीनें कारखानों तक सीमित थीं, अब वे जेब में है और मनुष्य हर समय काम की परिधि में रहता है। इस संकट का सबसे गंभीर रूप महानगरों में देखता है। नौकरी अब 8 घंटे के कार्यालय तक सीमित नहीं रही। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे जैसे शहरों में औसत एक तरफा यात्रा समय करीब 1 घंटे तक पहुंच गया है, और जिससे दैनिक आवागमन का कुल समय 2 घंटे से अधिक हो जाता है। लाखों कर्मचारी अपना सबसे ऊर्जावान समय सड़कों पर गुजारते हैं। इससे परिवार, बच्चों और व्यक्तिगत विश्राम का समय छिनता है, और घर पहुंचते पहुंचते व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से थक चुका होता है। घर पहुंचने के बाद भी काम समाप्त नहीं होता। मोबाइल फोन ने कार्यालय को घर के भीतर भी पहुंचा दिया है। औद्योगिक क्रांति ने मनुष्य के श्रम का समय बदला है, और डिजिटल अर्थव्यवस्था ने तो उसके विश्राम का समय भी बदल दिया है। देर रात की ईमेल, व्हाट्सएप समूह की सक्रियता, अचानक होने वाली ऑनलाइन बैठकें और हर समय व्यस्त दिखाई देने की संस्कृति ने काम और निजी जीवन की सीमाएं धुंधली कर दी हैं। युवा वर्ग पर इसका प्रभाव सबसे गहरा और चिंताजनक है। प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव, इस सीमित स्थायी रोजगार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी नई अनिश्चितताएं, लगातार नए कौशल सीखने का दबाव और हमेशा बेहतर साबित होने की मजबूरी ने युवा मन को अत्यधिक असुरक्षित बना दिया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणों में युवाओं में चिंता और अवसाद के बढ़ते मामले दर्ज हुए, जो सीधे नींद की समस्या से जुड़े हैं। जो पीढ़ी डिजिटल रूप में जुड़ी हुई है, वह भावनात्मक रूप से खुद को सबसे अधिक अकेला महसूस कर रही है। नींद की कमी का प्रभाव सूक्ष्म लेकिन व्यापक है। अधूरी नींद वाला कर्मचारी अधिक गलतियां करता है, ड्राइवर जोखिम लेता है, छात्र सीखने में पिछड़ता है,
परिवार में धैर्य की कमी आती है। चिकित्सा विज्ञान स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि लगातार कम नींद उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, अवसाद और स्मृति ह्रास से जुड़ी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन लंबी कार अवधि को समय से पहले होने वाली मौत के प्रमुख कारणों में गिनते हैं। और देखिए, WHO की बात करें तो किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 11 अप्रैल 1919 में स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इन संगठनों के बारे में याद रखा करिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और जब मुख्य परीक्षा में आपको कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो ये आंकड़े आप लोग देते हैं ना, तो संगठनों का उल्लेख भी कर दिया करिएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए स्थिति और जटिल है। दफ्तर से घर लौटने के बाद उनके काम की दूसरी पाली शुरू होती है और इससे उनकी नींद सबसे पहले कुर्बान होती है। यह श्रम के साथ साथ आराम के असमान वितरण की समस्या भी है, जो स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ाती है। घरेलू श्रम की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसका हिसाब कहीं दर्ज नहीं होता, लेकिन उसकी कीमत नींद को चुकानी पड़ती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था ने समय को पूंजी में बदल दिया। देर रात काम करना, सप्ताहांत पर भी जवाब देना और व्यस्त दिखना सफलता का प्रतीक बन गया। और जबकि अध्ययन साबित करते हैं कि पर्याप्त नींद लेने वाले कर्मचारियों की रचनात्मकता, निर्णय क्षमता और उत्पादकता बेहतर होती है। कम सोना अधिक काम करने का प्रमाण नहीं है, बल्कि अक्सर कम प्रभावी काम करने का कारण बनता है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक है। अनिद्रा अक्सर गहरे तनाव का लक्षण होती है। यदि हम केवल दवाओं से इसे दबाएंगे तो समस्या की जड़ को अनदेखा कर देंगे। यह मुद्दा लोकतंत्र से भी जुड़ता है। थका हुआ समाज कम पढ़ता है, कम सोचता है और कम सवाल उठाता है। सजग नागरिकता के लिए मानसिक ऊर्जा जरूरी है, जो पर्याप्त विश्राम से आती है। विकास की चर्चा अक्सर सड़कों, हवाई अड्डों, GDP वृद्धि तक सीमित रहती है और यह जरूरी है कि लेकिन विकास का अंतिम उद्देश्य मनुष्य का बेहतर जीवन है। यदि विकास प्रक्रिया की आराम, परिवार और मानसिक शांति छीन ले तो उसकी दिशा पर पुनर्विचार आवश्यक है। और आप देखेंगे कि कुछ भी तबीयत खराब हो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर अगर आपका दर्द कर रहा हो, नींद पूरी नहीं हुई हो, तो आपने देखा होगा काम में मन नहीं लगेगा। पूरा, मैं कहता हूँ ना, दिमाग पूरे शरीर को कंट्रोल करता है एक तरह से। और जब नींद ही पूरी नहीं होगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि पूरा दिन ही बेकार हो जाता है। दरअसल नींद किसी गद्दे, तकिए या दवा से शुरू नहीं होती है, वह भरोसे से शुरू होती है। इस भरोसे से कि कल की नौकरी सुरक्षित है। शहर आदमी को पूरी तरह नहीं निकलेगा, परिवार के लिए समय बचेगा। भविष्य केवल चिंता का दूसरा नाम नहीं है। जिस समाज में यह भरोसा मजबूत होता है, वहां लोग अपेक्षा की शांति से सोते हैं, और जहां रातें आशंकाओं में गुजरती हैं, वहां केवल आंखें ही नहीं, भविष्य भी थकने लगता है। किसी भी विकास की सबसे बड़ी कसौटी अंततः नागरिकों का जीवन होता है, न कि अर्थव्यवस्था का आकार। हम अक्सर पूछते हैं कि भारत विकसित राष्ट्र कब बनेगा। शायद अब एक और प्रश्न भी पूछने का समय है। क्या भारत के नागरिक चैन की नींद सो पा रहे हैं? किसी राष्ट्र के बड़े सपने केवल प्रयोगशालाओं और उद्योगों में नहीं बनते, वे उन शांत रातों में जन्म लेते हैं जहां मनुष्य भविष्य से भयभीत नहीं होता, बल्कि उसके बारे में सपने देखने का साहस करता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताया करिएगा। संघर्ष के दायरे। जीवन एक ऐसा संग्राम है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ता है। किसी के संघर्ष बाहरी दुनिया में होते हैं और किसी के अपने भीतरी दुनिया में। दूसरे के दर्द और संघर्ष हमें दिखाई नहीं देते, हम उनके केवल परिणाम ही देख सकते हैं। इसलिए अपना संघर्ष कभी ना खत्म होने वाली ना उम्मीदी जैसा लगता है, लेकिन दूसरे का नहीं। कोई भी परिणाम एक लंबी यात्रा और द्वंद्व का आखिरी पड़ाव होता है। वह एकदम घटित नहीं होता, उसके पीछे कठिन मेहनत, इच्छा शक्ति और कुछ करने की दृढ़ता छिपी रहती है। जब हम सफलताओं के पीछे के वास्तविक संघर्ष से वाकिफ नहीं होते, तब सफलताएं किसी लंबी यात्रा का आखिरी सिरा नहीं लगकर चमत्कार सरीखी लगती हैं। आजकल के उपभोक्तावादी युग में जब परिणामों को विज्ञापनों के माध्यम से भुनाना होता है, तो उन्हें उनके संदर्भों से काटकर प्रस्तुत किया जाता है, और इससे वे वास्तविकता से अलग होकर थोड़े से समय में हासिल की गई उपलब्धि लगने लगती है। वे रोमांचित करते हैं और थोड़ी सी कोशिश से ही कुछ भी संभव
कर लेने का भ्रम पैदा करते हैं। जीवन में मेहनत के बिना कहीं कोई परिणाम नहीं होते। यहाँ चमत्कार एक लंबी प्रक्रिया में आकार लेते हैं। अपने सोचे हुए को हासिल कर लेना, उसे घटित होते हुए देखना ही दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार है। ऐसे चमत्कारों तक पहुंचने में लंबा वक्त, अथक मेहनत और संघर्ष लगता है। इन चमत्कारों को घटित करने के लिए जरूरी है कि मनुष्य कोशिश करता रहे। उसे कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए, उस वक्त भी नहीं जब उसे लगे कि अब झुक जाना चाहिए, क्योंकि झुककर भी उसे कुछ हाथ नहीं आता। जीवन के अंत तक अफसोस रखने से अच्छा है कि हम अंत तक का प्रयास करें। प्रयास करते रहने से मनुष्य अपने सोचे हुए से भी अधिक परिणाम प्राप्त कर सकता है। शर्त बस यही कि वह कोशिशों के बीच अपने अहंकार को ना लाए। इतिहास के कई उदाहरणों में हमें देखते हैं कि कोशिशें करते रहने से व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं को ही नहीं, इंसानी सीमाओं को भी पार करने में सफल हुआ है। दरअसल मनुष्य की क्षमताओं की सीमा तो है, लेकिन अंत नहीं। ये सीमाएं विस्तृत होती रहती हैं और इन्हें मनुष्य स्वयं अपने लिए विस्तृत करता है। चीजें और स्थितियों से गुजरकर ही मनुष्य न केवल उनका सत्य बल्कि स्वयं का सत्य भी पहचानने की क्षमता अर्जित कर लेता है। किसी भी कार्य का परिणाम वही नहीं होता जो सबको दिखता है। वास्तविक परिणाम वह बदलाव और सोच होती है जो किसी कार्य को करने के दौरान विकसित होती है। और आप देखिए, जीवन में कुछ भी पीछे नहीं जाता। मनुष्य के लिए लौटने का कोई रास्ता नहीं है। जहां हम हैं उससे आगे का सोचने में ही फायदा है। जीवन में जीत कोई ऐसी स्थिर स्थिति नहीं जिसे एक बार हासिल करके छोड़ दिया जाए। इतिहास में हम देखते हैं कि पहली बार जीतने वाले लोग अंत तक नायक नहीं रह जाते। इतिहास हमें सिखाता है कि एक बार की जीत काफी नहीं, जीवन में कोशिश रोज करनी पड़ती है। जो हमने हासिल कर लिया, अगर उसे बनाए रखने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो वह बचा नहीं रहेगा। जिस तरह पराजय स्थायी नहीं है, उसी तरह कोई विजय भी स्थायी नहीं है। स्थायित्व सतत कर्मों की उस श्रृंखला से बनता है जिसके लिए रोज पर्यटन किए जाने की जरूरत होती है। मनुष्य को किसी भी प्रवृत्ति को स्थायी नहीं मान लेना चाहिए। चीजें आती हैं और बीत जाती हैं और उनसे टकराने की कोशिश करता है, वही बचा रहता है, अन्यथा समय उसे किनारे कर देता है। कोई कितना भी महान क्यों ना हो जाए, हर व्यक्ति को रोज उठकर नई शुरुआत करनी ही पड़ती है। एक सीमा के बाद थोड़ा थोड़ा जुड़कर भी बहुत कुछ होने लगता है, लेकिन इन सब के पीछे एक एक दिन की मेहनत और लगन होती है। कोई भी व्यक्ति अपने काम से जुनून की हद तक प्रेम किए बिना अपने क्षेत्र में शिखर तक नहीं पहुंचता। और जब तक सतत किए गए परिश्रम को देखना हम नहीं सीखेंगे, सफलताएं हमें चमत्कार या फिर छलांग महसूस होती रहेगी। और अंततः प्रयास ही होते हैं जो व्यक्ति को कहीं भी ले जा सकते हैं। हो सकता है कि कार्य में सफलता ना मिले, लेकिन बिना प्रयास के तो सभी दरवाजे बंद ही होते हैं। प्रयास ही रास्तों को, दिशाओं को और हमारे दिमाग को खोलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मनुष्य परिणाम के बारे में प्रयासों की बजाय ज्यादा सोचता है। इससे दूसरों के साथ अपनी अपेक्षाओं का बोझ भी उस पर पड़ता है। परिणाम पर दृष्टि केंद्रित करने की वजह से व्यक्ति अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम प्रक्रिया को जीने के बजाय केवल रास्ते की तरह देखते हैं, तब लक्ष्य हासिल कर लेने पर भी हम उसके साथ सहज नहीं हो पाते। जीवन में कोई भी चीज लक्ष्य है ही नहीं, बस यात्रा है और इसी को जीना सीखना है। लक्ष्य एक छोटे से समय में छोटा सा बिंदु है जो बदलता रहता है, और इसलिए उसके प्रति हद से ज्यादा सतर्कता मनुष्य में विकृति पैदा करती है। कुछ ना कुछ करते रहना मनुष्य का स्वभाव है। इसी सहजता के साथ मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए। अपने पर दबाव बनाकर किए गए कार्य से हुए हासिल की जीवन में क्या भूमिका है? किसी भी लक्ष्य से महत्वपूर्ण चलते रहना है। चलते रहने से हासिल भी होता ही रहेगा। कुंवर नारायण के शब्दों में, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। अंत तक जुटे रहने में ही जीवन के कई आयाम खुलते हैं। अच्छी बात है, अच्छा कॉलम लिखा जा रहा है। और मैं कहता हूँ कि जो काम कर रहे हैं उसमें 100% दीजिए। और ये यात्रा है, समझ रहे हैं? कोई अंतिम क्या यात्रा नहीं, अंतिम कोई लक्ष्य भी नहीं। कल आप देखते थे कुछ और चाहिए था, आज कुछ और चाहिए, कल कुछ और चाहिए, समझ रहे हैं? ये आप देखिए टिप्पणियां हैं, इन्हें भी पढ़ लिया करिएगा, पढ़ना हुआ करे तो। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म में ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। लोकतंत्र के बरकस,
एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते अगर लोग सरकार की किसी कमजोरी पर सवाल उठाते हैं या अपने असंतोष को जाहिर करते हैं तो क्या उन्हें चुप कराने के लिए पुलिस की बेलगाम सख्ती का सहारा लेने को उचित ठहराया जा सकता है? यह सवाल नीट 2026 में प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर खड़े हुए आंदोलन में शामिल युवाओं के खिलाफ पुलिस के रवैये के सामने आने के बाद उठा, और जिसमें यह विचार करने की जरूरत तक नहीं समझी गई कि क्या प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग आखिरी विकल्प था। अब बल तो आंदोलनकारियों से संवाद के तकाजे को तरजीह नहीं दिया गया, और आप देखिए उसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वालों के खिलाफ पुलिस ने जैसी सख्ती दिखाई, छात्राओं की पिटाई की गई और उससे सरकार की मंशा और लोकतंत्र के प्रति उसके दायित्वों पर गहरे सवाल उठे हैं। इसी मुद्दे पर और जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ मुंबई में हुए एक प्रदर्शन के दौरान कुछ विद्यार्थियों को एक पुलिस कर्मी ने आपत्तिजनक और गैर कानूनी तरीके से धमकी दी, घर चले जाओ नहीं तो जेब में पाउडर डाल देंगे, फिर सब जिंदगी भर परेशान रहोगे। सवाल है कि एक लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होने भर के लिए विद्यार्थियों या किसी भी व्यक्ति को पुलिस ऐसे धमकी देती है तो उसे कैसे देखा जाएगा? क्या यह एक ऐसी हरकत नहीं है जिसकी आखिरी चोट कानून के शासन पर ही पड़ेगी, खास तौर पर जब कानून की रक्षा का दायित्व निभाने वाला एक व्यक्ति ही बेहिचक गैर कानूनी धमकी दे रहा हो तो इसके बाद किससे उम्मीद की जाएगी? संभव है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चौकस रहना पुलिस की जिम्मेदारी के तहत जरूरी है, लेकिन अगर किसी पुलिसकर्मी की हरकत की वजह से ही कानून का शासन भंग होता है तो उसे कैसे देखा जाएगा? नीट प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर जिम्मेदारी तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ प्रदर्शन करना क्या ऐसी गतिविधि है जिसके लिए विद्यार्थियों को बेरहमी से पीटा या उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाए? और इसी तरह कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों के हंगामे और पुलिस कर्मियों पर हमले को भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस क्रम में एक गंभीर सवाल यह उठा है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर लाठी चलाने वालों में पुलिस कर्मियों के अलावा ऐसे लोग कौन थे जिनके पुलिस होने की कोई पहचान नहीं थी? उनमें से कई साधारण लोगों की तरह थे तो कईयों की वर्दी पर उनकी नाम फट्टी नहीं थी। प्रदर्शनकारियों ने इस तरह निपटने का आदेश पुलिस महकमे को आखिर किसने दिया? और ये आप देखते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और इसी तरह के तहत अक्सर पुलिस को कई बार सख्त रोक अख्तियार करना पड़ता है, मगर इस जिम्मेदारी में अनिवार्य रूप से यह भी शामिल है कि सरकार की कोई भी कार्रवाई या कवायद किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं हो सकती कि जिससे लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकार कमजोर हो या उन्हें नुकसान पहुंचे। अगर सरकार अपने इस दायित्व का ध्यान नहीं रखती तो इसका मतलब यह है कि उसे नागरिकों के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों की फिक्र नहीं है। मगर नीट प्रश्न पत्र लीक के मसले पर विरोध प्रदर्शन करने वालों के साथ पुलिस का जैसा बर्ताव सामने आया वैसा रवैया दर्शाकर सरकार क्या संदेश देना चाहती है? जो जंतर मंतर पर चल रहा है ना, उसी की बात हो रही है। शुल्क का संकट। अमेरिका ने भारत समेत विभिन्न देशों पर शुल्क नीति के जरिए दबाव बनाने की कोशिश फिर से तेज कर दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ऐलान किया कि अमेरिका आयातित जेनेरिक दवाओं पर अगस्त 2028 से शुल्क लगाएगा, जो पहले 100% और उसके बाद 200% हो जाएगा। यही नहीं, बीते गुरुवार को ट्रंप ने भारत सहित 16 अन्य देशों से आयातित वस्तुओं पर 10% अधिक शुल्क की घोषणा कर दी। हालांकि अमेरिका की ओर से इस पर कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन इन कदमों को पूर्व में अदालत से खारिज हुए भारी भरकम शुल्क लगाने के फैसले को नए रूप में लागू करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका के इस निर्णय का निश्चित रूप से भारत के दवा निर्यात पर असर पड़ेगा, क्योंकि वह अमेरिका को जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत आने वाले दिनों में इस चुनौती से कैसे निपटेगा। गौरतलब है कि अमेरिका की ओर से पिछले साल भारत पर 50% शुल्क लगाए जाने से देश के निर्यात कारोबार पर काफी असर पड़ा था। हालांकि बाद में अमेरिका की शीर्ष अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को रद्द कर दिया था। अब अमेरिका ने जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी भरकम शुल्क लगाने का फैसला किया। जानकारों का मानना है कि ट्रंप रणनीतिक रूप से अपनी शुल्क नीति को जिंदा रखना चाहता है। भारत की बात की जाए तो उसे दुनिया का दवाखाना भी कहा जाता है, क्योंकि वह अनेक देशों को जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है। वर्ष 2025 में भारत ने अमेरिका को 9.7 अरब डॉलर की दवाओं का निर्यात किया, या उसके कुल वैश्विक औषधि निर्यात 25.8 अरब डॉलर का करीब 38% है।
इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका के इस कदम का भारत के निर्यात पर कितना असर पड़ सकता है, और ऐसे में भारत को वैकल्पिक उपाय के तौर पर निर्यात में अमेरिका पर निर्भरता कम करनी होगी। साथ ही यूरोप, लातिन अमेरिका, अफ्रीका, एशियाई देशों में दवा निर्यात बढ़ाने की संभावनाएं तलाशना पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे, और निर्यात का मतलब क्या होता है? निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं। जेनेरिक दवाएं वे दवाएं होती हैं जो किसी मूल ब्रांडेड दवा के सॉल्ट, सक्रिय घटक और असर के समान होती है, लेकिन बिना महंगे ब्रांड नाम की बहुत कम कीमत पर बेची जाती हैं। ये ब्रांडेड दवाओं जितनी ही सुरक्षित असरदार भी होती हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। ये आप देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, ये पाकिस्तान है, चाइना है, दक्षिण कोरिया, जापान, ये रूस है, यूक्रेन है, ये आपको ईरान देखने को मिल जाएगा। तेहरान इसकी राजधानी है। ये फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। ये इजराइल है, ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर है। यहाँ आप लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिल जाएगा। वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।